अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? नॉर्मल शब्दों में जिसको हम पहचानते हैं वो क्या चीज़ है? आइस जम जाना, जहाँ पर कोई भी चीज़ फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, यानी लिक्विड से फिर वो सॉलिड में चेंज होने लगती है। तो जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है कि लिक्विड सॉलिड बनने लगता है, फ्रीज होने लगता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये अभी तक का हमारा नॉलेज कहता है। ठीक है, जिस तरह हमने बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक नया डेफिनेशन फिक्स किया है, जो एक्चुअल डेफिनेशन है, वाकई में जिसको डेफिनेशन बोला जाएगा, स्टैंडर्ड लेवल का डेफिनेशन क्या है भाई? वो याद है क्या है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगाता है किसी भी चीज़ के ऊपर? 1, उसको हम 1 बोलते हैं, नाप के हमने उसका नाम 1 रख दिया। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे चारों तरफ लग रहा है। इस प्रेशर के बराबर अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बन जाए, इधर से 1 इधर से भी 1 हो जाए लिक्विड का, ठीक है, तो जब दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं, जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में देखिए क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, और ये वो पॉइंट है, ये वो टेम्परेचर है, ये वो लेवल है जहाँ पर आपको लिक्विड स्टेट भी मिलेगा और सॉलिड स्टेट भी मिलेगा। ये क्लास 11th में मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक को। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझिए, दिमाग में अपने एक इमेजिनेशन बनाइए, एक बाउंड्री लाइन खींचिए। दिस इज 0 डिग्री। क्या है ये? 0 डिग्री सेल्सियस की एक बाउंड्री खींचिए। ठीक है, ये है इधर सॉलिड स्टेट। 0 डिग्री के नीचे आइए, -1, -2, -3, -4, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाले सेल्सियस, और 0 के ऊपर वाले 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 के बाद वेपर फेस स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 फेस आप अपने दिमाग में सोचिए। ये 3 बाउंड्री में ऐसे खींच रहा हूँ। ये वाली बाउंड्री कहाँ की है? 0 डिग्री सेल्सियस की। ये बाउंड्री कहाँ की है? 100 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, अब हम लिक्विड ले रहे हैं, प्योर लिक्विड। ठीक है, हम किस दुनिया में रहते हैं? इस दुनिया में, जहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? हमारे लिए ये टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो हर चीज़ इस टेम्परेचर पर हमको अवेलेबल होती है ना। इस टेम्परेचर में जो पानी है तो पानी है, जो पत्थर है तो पत्थर है, सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड। हम इस टेम्परेचर की चीज़ों को पहचानते हैं। अगर हम टेम्परेचर का लेवल कम करना शुरू कर दें, तो अगर हम वाटर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है वाटर। अगर हम टेम्परेचर कम करना शुरू करें, यानी हीट बाहर निकालना शुरू करें उससे, टेम्परेचर कम करने का क्या मतलब है? उस मटेरियल के अंदर से हीट को बाहर निकालना। तो हमने वाटर के अंदर से हीट को बाहर निकालना शुरू किया। अब ये वाटर धीरे 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 उसके मॉलिक्यूल नज़दीक आना शुरू होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फ्यूज़न। हीट ऑफ फ्यूज़न का कम हो जाना, डिक्रीज करते जा रहा हूँ मैं हीट का लेवल, यानी हर मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है उसके मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, अगर ये एनर्जी निकल जाएगी तो वो स्टेबल होता जाएगा। जिस पर्टिकुलर मटेरियल के पास एनर्जी का लेवल कम होता है, हर चीज़ कम एनर्जी के लेवल पे ही रहना चाहती है। ठीक है, जितनी एनर्जी कम होगी वो उतना स्टेबल होगा। आई बात समझ में? तो हम लिक्विड के अंदर से एनर्जी को बाहर निकालना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न या हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, बाहर निकल रही है एनर्जी, बाहर निकलेगी तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? नज़दीक आना शुरू होंगे। नज़दीक आ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, इतने नज़दीक आ जाएंगे कि सब एक दूसरे से चिपक जाएंगे मॉलिक्यूल, और चिपक के क्या बनना शुरू हो जाएंगे? सॉलिड। ठीक है, तो लिक्विड से सॉलिड में हम एंट्री मार रहे हैं अब। और उस समय टेम्परेचर कितना होता है? ध्यान से देखिए, हम इधर से नीचे उतर रहे हैं, लिक्विड लेकर के आ रहे हैं। लिक्विड जैसे ही हमारी बाउंड्री लाइन आई, 0 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन आई, यहाँ पर हमारा लिक्विड हमने देखा अब सॉलिड बनने लग गया, जमने लग गया। ठीक है, इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके अगर हम नीचे जाते हैं तो फिर हमको क्या मिलता है? सॉलिड। वो जम जाता है। आप देखते हैं आपके फ्रिज में 0 डिग्री आप मेंटेन करिए, पानी रखिए तो वो जम जाएगा, आइस बन जाएगा, बन जाता है 0 डिग्री पे। तो ज़्यादा टेम्परेचर पर वो लिक्विड होता है, ठंडा करते जाइए, ठंडा करते जाइए, टेम्परेचर कम करते जाइए। जैसे ही बाउंड्री लाइन आएगी, इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया तो आइस बन गया। इस बाउंड्री लाइन को इस तरफ क्रॉस किया, देखो इधर आइस बन गया, सॉलिड है। अगर आप सॉलिड लीजिए, सॉलिड लेकर के आएंगे हम और उसको हीट देना शुरू करें,
सॉलिड लेने का क्या मतलब है, ये हम यहाँ आ गए, मान लीजिए ये हमारे टेम्परेचर का लेवल है -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ध्यान से समझना, 0 डिग्री से एक कदम नीचे उतर गए, एक स्टेप नीचे उतरे, एक सीढ़ी नीचे उतरे, टेम्परेचर कहाँ पर है -5 डिग्री सेल्सियस, हमारा पानी बर्फ जम गया, आइस बन के सॉलिड स्टेट में आ गया, ठीक है। अब इस आइस को लेकर के मैं इसको हीट देना शुरू करूँ, हीट देने का क्या मतलब है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। अभी इसका टेम्परेचर कितना है -5 डिग्री सेल्सियस, इसको किया -4, -3, -2, -1, 0, 5 डिग्री इंक्रीज किए, 5 डिग्री इंक्रीज किए, जैसे ही 0 पर पहुंचे अब फिर से वही बाउंड्री आ गई। इस बाउंड्री के बाद अगर एक कदम भी इस तरफ आ गए, 1 डिग्री सेल्सियस पे आ गए, एक कदम भी इधर बढ़ाए 0 के बाद, इस बाउंड्री के बाद, तो वो आइस मेल्ट होकर के क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। जो सॉलिड था, देखिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, फ्यूज होना, मेल्ट होना, फ्यूज होना। तो यहाँ से एनर्जी देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, बाउंड्री लाइन के बाद एक कदम आगे बढ़ा, 0.1 डिग्री सेल्सियस भी हो गया, तो हम अब इस लेवल में आ गए हैं जहाँ पर चीज़ क्या होने वाली है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से एक कदम हम इधर आगे बढ़ते हैं, 0.1 डिग्री, 0.5 डिग्री या 1 डिग्री सेल्सियस कर लिए, तो जो सॉलिड था वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक। इसको जो एनर्जी हम दे रहे हैं, हमने तो भाई सॉलिड स्टेट की चीज़ उठाई थी ना, वो पिघल के क्या बन गई, लिक्विड स्टेट की चीज़ बन गई। पिघलना क्या कहलाता है, मेल्ट हो जाना, फ्यूज हो जाना। तो इसमें जो एनर्जी लगी, जो हीट लगी, वो हीट क्या कहलाएगी, हीट ऑफ फ्यूज़न, फ्यूज कर देने वाली हीट, समझ में आया। तो इसके पास जो एनर्जी है इस समय, वो कौन सी एनर्जी है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न या हीट ऑफ फ्यूज़न या एनर्जी ऑफ फ्यूज़न, कुछ भी आप इन टाइटल लगाइए शुरू में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्यूज करने वाली एनर्जी इसके पास है। उसी फ्यूज करने वाली एनर्जी को अगर मैं बाहर निकाल लूँ, बाहर निकालने का मतलब टेम्परेचर कम कर दूँ, कम कर दूँ, कम कर दूँ, कौन सी एनर्जी बाहर निकल रही है, वही फ्यूज करने वाली एंथैल्पी वाली एनर्जी। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कम हुआ तो बाउंड्री लाइन के नीचे वो सॉलिड बन गया। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इसको दे दिए, एनर्जी दिए, फ्यूजन वाली एनर्जी, तो ये सॉलिड फ्यूज होकर के मेल्ट होकर के लिक्विड बन गया। है तो ये वही स्टेप ना, है तो वही लेवल, ठीक है। अब देखिएगा ना, ये लेवल देखिए 0 डिग्री, हम सिर्फ अपनी दिशा चेंज करते हैं, बाउंड्री लाइन वही रखते हैं। अगर मैं इधर से ऐसे आगे बढ़ता हूँ ऊपर की तरफ, तो मैं सॉलिड लेके आगे बढ़ रहा हूँ, सॉलिड लेके आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे 0 डिग्री आया, एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा सॉलिड लिक्विड बन रहा है, तो मैं इस टेम्परेचर को क्या बोलूँगा, मेल्टिंग टेम्परेचर या फ्यूजिंग टेम्परेचर। और उस फ्यूजिंग टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 0। हम कहाँ से आ रहे हैं, सॉलिड मटेरियल लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही यहाँ पहुँचे बाउंड्री पर 0 पर, हम देख रहे हैं कि अब हमारा सॉलिड लिक्विड बन रहा है। तो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड बनेगा उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजिंग पॉइंट। और आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये चीज़ समझ में आया। तो इस टेम्परेचर को क्या नाम दिया हमने, मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजिंग पॉइंट बोलिए। पिघल जाना, फ्यूज हो जाना, मेल्ट हो जाना, एक ही चीज़ है ना। अब इधर से आइए, अब आपके पास लिक्विड है 25 डिग्री सेल्सियस पर, लिक्विड लेकर के आप उसका टेम्परेचर कम करते आ रहे हैं, हीट ऑफ एंथैल्पी बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, बाउंड्री लाइन पर पहुंचे। और ये बाउंड्री कौन सी है, 0। जैसे ही 0 के बाद एक कदम आपने आगे बढ़ाया, आप देखेंगे कि लिक्विड किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाए, जमना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। और वो कौन सा टेम्परेचर है, लिक्विड आइस के लिए, क्या कहते हैं, पानी के लिए, वाटर के लिए, कौन सा है, 0। अब इस 0 डिग्री का नाम तो आप मेल्टिंग पॉइंट रखाए थे, इसी को फ्रीजिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं। वाटर के लिए 0 डिग्री ही क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, और 0 डिग्री ही क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये एक टेम्परेचर मेल्ट करेगा कि फ्यूज करेगा, मेल्ट करेगा या फ्रीज करेगा, क्या करेगा। 0 डिग्री पे बर्फ जम जाता है या बर्फ पिघल के पानी बनता है। तो डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आप ऊपर से नीचे उतर रहे हैं कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हमने इसी एक लेवल के 2 नाम रखे हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट और एक फ्रीजिंग पॉइंट। ये कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह यहाँ आइए, ठीक है। जब लिक्विड 25 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड मटेरियल है वाटर, उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ते 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 100 डिग्री पे आ गया।
तो हम देखेंगे कि जो लिक्विड था वो लिक्विड अब क्या बन रहा है। एक कदम यहां से आगे बढ़ाइए, वो लिक्विड किस स्टेट में आ गया, वेपर स्टेट में, गैस बन गया। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस बन जाए उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हम बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो गया, बॉयल हो गया, वेपर फेस में आ गया ना, वेपर बन गया। भाई वेपर बन जाने का मतलब जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा के दबा रहा था उतना ही प्रेशर वाटर के वेपर का भी हो गया, तो वो ऊपर आ गया गैस बन के, ठीक है। तो 100 डिग्री पर ऐसा हुआ, इस टेम्परेचर का क्या नाम दिया हमने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ठीक। अब हम यहाँ आ गए 105 डिग्री सेल्सियस पर गैस। अब इस वेपर को लेकर के आइए, इसके टेम्परेचर को कम करिए, ठंडा करना शुरू करिए। हम ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, यहाँ पहुँचे फिर से बाउंड्री लाइन पर 100 पर। इस 100 से एक कदम नीचे बढ़े तो वो गैस क्या हो जाएगी, वेपर, लिक्विड बनना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही हम वापस एंट्री मारते हैं, इसी 100 डिग्री वाली बाउंड्री के नीचे पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं गैस फिर से लिक्विड बन गई। तो जिस टेम्परेचर पर वेपर फेस की चीज़ लिक्विड फेस में आ जाए, गैसियस स्टेट की चीज़ लिक्विड स्टेट में आ जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं आप इसको, कंडेंसेशन पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोई भी नाम दे दीजिए, नाम तो हमको देना है ना, हमको सिर्फ मीनिंग समझना है उसका, ठीक है। तो यही टेम्परेचर 100 डिग्री क्या बन जाएगा, कंडेंसेशन, जहां पर गैस किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। और यहीं अगर हम आगे बढ़ते जाएं, हीट बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो यही 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पहुंचेंगे तो क्या होगा, हमारा लिक्विड गैस बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। समझ में आया, क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यही कूलिंग पॉइंट हो गया, यही बॉइलिंग पॉइंट हो गया। कूलिंग मतलब गैस का लिक्विड बन जाना, कूलिंग पॉइंट, लिक्विड का गैस बन जाना, बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री सेल्सियस कभी बॉइलिंग पॉइंट की तरह बिहेव करता है और कभी कूलिंग पॉइंट की तरह बिहेव करता है। समझ में आई बात, फर्क कहाँ आता है, हमारे देखने के नज़रिए पे आता है कि हम इधर से आगे बढ़ रहे हैं कि इधर से आ रहे हैं। तो एक ही टेम्परेचर के दो नाम हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ये क्लियर है फंडा यहाँ तक, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए हमारा टॉपिक हमसे कहता है फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हमको डिस्कस करना है। फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। अब सुनिए, मेरे पास प्योर वाटर है, देखिए ये इस कंटेनर में मेरे पास प्योर वाटर है। ये क्या चीज़ है, प्योर वाटर, ठीक है, शुद्ध सादा पानी है। आपको मालूम है दुनिया की कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ का वेपर प्रेशर बनता है, हर एक चीज़ का प्रेशर होता है, हर एक चीज़ का वेपर बनता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, कोई भी चीज़, ठीक है। ये प्योर वाटर है लिक्विड स्टेट का, ठीक है। लिक्विड स्टेट का पानी है, शुद्ध सादा, ठीक है। और हमने क्या किया, इसी पानी को जमा के बर्फ बना लिया, इसी पानी को, प्योर पानी को, और उस बर्फ को मैं इस कंटेनर में रखता हूँ यहाँ, ये दिस इज प्योर सॉलिड वाटर, यही पानी है प्योर, ठीक है। ये मान लो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पर रहा होगा और ये हमारा -5 डिग्री सेल्सियस पर आइस जमा हुआ बर्फ है। ये बर्फ है और ये सादा पानी लिक्विड स्टेट में, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर हैं, तो एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, ठीक है। अब एक फैक्ट याद रखिए, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ का वेपर प्रेशर बनता है। लिक्विड होगा उसका भी वेपर बनेगा, सॉलिड होगा उसका भी वेपर बनेगा, गैस होगा उसका भी वेपर बनेगा। कोई भी चीज़ हो, दुनिया की कोई भी मटेरियल हो, हर एक का वेपर प्रेशर होता है। भले किसी का ज़्यादा प्रेशर बनता है, ज़्यादा वेपर बनता है, किसी का कम बनता है, ठीक है ना। जिसका ज़्यादा वेपर बनेगा उसका ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, और जिस मटेरियल का वेपर कम बनेगा उसका कम वेपर प्रेशर होगा। आई बात समझ में। तो जब पानी 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड रहता है उस समय भी इसका कुछ ना कुछ वेपर बनता है, कुछ ना कुछ वेपर बनता है, तो इसके पास भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है, वेपर होता है। और जब ये सॉलिड स्टेट में होता है उस समय भी इसमें कुछ ना कुछ वेपर बनता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि सॉलिड स्टेट में जब ये आ जाता है लिक्विड, तो हम इसके वेपर को नाप नहीं सकते, ये बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, बहुत निग्लिजिबल, लेकिन बनता है। ये याद रहेगा, दुनिया की हर चीज़ वेपर बनाती है। हम तो पानी ले रहे हैं, पानी तो बनाता ही है वेपर। लिक्विड स्टेट में इसका वेपर ज़्यादा बनता है और सॉलिड स्टेट में इसका वेपर बहुत थोड़ा सा बनता है। हम इवन इसको नाप भी नहीं सकते, निग्लिजिबल मान लेते हैं, लेकिन बनता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सुनिए,
कोई एक सब्सटेंस हमने लिया, जैसे वाटर, एक सब्सटेंस, वाटर के दो स्टेट मैंने आपको दिखाया अलग अलग टेम्परेचर पर, एक लिक्विड स्टेट, एक सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट में भी कुछ इसका वेपर प्रेशर बनता है, सॉलिड स्टेट में भी कुछ इसका वेपर प्रेशर बनता है। जब एक ही सब्सटेंस के दो अलग अलग स्टेट हों, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर, जब ये दोनों वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? बराबर। जिस टेम्परेचर पर ये बराबर होंगे उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर बोल देंगे। समझ में आई बात कि नहीं आया? सब्सटेंस एक होना चाहिए, वाटर वाटर, यही वाटर लिक्विड स्टेट में होगा, यही वाटर सॉलिड स्टेट में होगा, प्योर वाटर। ठीक है, अब हर एक चीज का वेपर प्रेशर बनता है, वेपर बनता है। लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर जो भी बना, अगर वो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया उसी सब्सटेंस का, जब ये दोनों वेपर प्रेशर बराबर हो जाएंगे अपने अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट के वेपर प्रेशर बराबर हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे ये कौन सा टेम्परेचर आ गया? फ्रीज होने वाला टेम्परेचर आ गया, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। दिस इज अवर न्यू डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो डेफिनेशन क्या बन गया फ्रीजिंग पॉइंट का? फ्रीजिंग पॉइंट इज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट ऑफ वन सब्सटेंस, किसी एक सब्सटेंस का। दिस इज द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of solid state and liquid state of a substance becomes equal। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आया ये चीज? तो पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करना शुरू करिए। नोट करिए आप फ्रीजिंग पॉइंट का। इट इज द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट ऑफ वन सब्सटेंस बिकम इक्वल। जब एक ही सब्सटेंस के लिक्विड और सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं तो वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अभी मैं आपसे कह रहा था कि सॉलिड स्टेट में वेपर कम बनता है, लिक्विड स्टेट में वेपर ज़्यादा बनता है। हम चाहते हैं कि दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो जाएं, तो क्या करना पड़ेगा? सॉलिड का वेपर प्रेशर कम है, सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसा होता है? बहुत निग्लिजिबल, और लिक्विड का वेपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। जब दोनों के वेपर प्रेशर बराबर होंगे तभी फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? लिक्विड के वेपर प्रेशर को क्या करें? कम। और वेपर प्रेशर कैसे कम होता है? टेम्परेचर कम करने से। ध्यान दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होता है? सादे पानी को गर्म करिए, टेम्परेचर बढ़ाइए तो उसका वेपर बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर कम कर दें तो वेपर कम होना शुरू होगा, तो वेपर प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? तो लिक्विड का वेपर प्रेशर जो ज़्यादा था सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में, तो इसके वेपर प्रेशर को हम कम करना शुरू करें। कम कैसे होगा? टेम्परेचर कम करिए, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, लिक्विड स्टेट का कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इतना कम हो जाएगा कि सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर कम करने से चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम टेम्परेचर कम करते हैं तो होता क्या है? वेपर प्रेशर कम होता है, और वेपर प्रेशर कम होते 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 किसके बराबर बन जाता है? सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर बन जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? जैसे एक एग्जांपल से मैं इसको आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जब हम आइस बनाते हैं, बर्फ़ बनाते हैं, तो वाटर जमा हुआ है, वो वाटर ही है ना सॉलिड स्टेट में, उस समय उसका वेपर प्रेशर है मान लीजिए 0.2 mm ऑफ Hg, मान लीजिए 0.2 mm ऑफ Hg। कितना बोल रहा हूँ मैं? सॉलिड का जो वेपर बना उसका वेपर प्रेशर कितना है? उसी आइस का, पानी जब आइस बन गया, सॉलिड फेस में आ गया, तो उसका वेपर प्रेशर कितना बनता है? 0.2। और हम अगर सादा पानी रखते हैं तो उसका वेपर प्रेशर होता है 10 mm Hg। कितना? 10 mm Hg। वही पानी जब सॉलिड स्टेट में है तो उसका वेपर प्रेशर है 0.2। वही पानी जब लिक्विड स्टेट में है तो उसका वेपर प्रेशर कितना है? कितना है? 10 है। अब मैं चाहता हूं कि दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। ये तो 0.2 है, ये 10 है। क्या करेंगे? टेम्परेचर कम करना शुरू करेंगे। टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर था वो कम हो रहा है। 10 से होगा 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.3, 0.2। जैसे ही 0.2 हुआ, टेम्परेचर कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, इसका वेपर प्रेशर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होते 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 इसके बराबर 0.2 बन गया। जब सॉलिड स्टेट के प्रेशर के बराबर ये कम होते होते हो जाएगा, दोनों स्टेट के वेपर प्रेशर बराबर हो गए, तो अब ये लिक्विड क्या होगा? फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसी के प्योर स्टेट में जो भी टेम्परेचर, जो भी प्रेशर होता है, उसी प्रेशर के बराबर अगर इसका प्रेशर कम कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए दोनों को, तो फिर ये फ्रीज हो जाता है लिक्विड। ठीक है, उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको समझ में आया ये?
आया कि नहीं आया? अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर हमको लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट एक साथ मिलती हैं। वो यहाँ पर लाइन खींची थी मैंने, बाउंड्री लाइन, ये वो बाउंड्री लाइन है जिसके इधर गए तो लिक्विड, जिसके इधर गए तो सॉलिड, यानी दोनों फेस एक साथ मिलते हैं 0 डिग्री पर। कैसे? एक गिलास में पानी लीजिए, पानी, और उसमें आइस डाल दीजिए और उसको बढ़िया से मिला के चला दीजिए। अब उसमें थर्मोमीटर लगाइए, टेम्परेचर दिखाएगा 0 डिग्री। क्या दिखाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा हो जाएगा अच्छी तरह, टेम्परेचर थर्मोमीटर डालिए, उसमें 0 डिग्री शो कर रहा है। अब उसमें कौन कौन से फेस हैं भाई? उसमें पानी भी है लिक्विड स्टेट में, उसमें आइस भी है सॉलिड स्टेट में। तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी, सॉलिड स्टेट भी मिलेगा, लिक्विड स्टेट भी मिलेगा। दिस इज इक्विलिब्रियम। क्या है? इक्विलिब्रियम है सॉलिड और लिक्विड का, दोनों स्टेट के लिए। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पर दोनों हमको एक साथ मिलते हैं। ठीक है कि नहीं? एट फ्रीजिंग पॉइंट बोथ solid state and liquid state coexist, that is equilibrium is achieved। ठीक है, इक्विलिब्रियम आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट पर, दोनों स्टेट एक साथ होते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब हम आते हैं डिप्रेशन की तरफ कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कैसे आती है। ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और किसी भी चीज़, किसी भी सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाना, डिप्रेस हो जाना, दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर्स पर डिपेंड करती हैं, इस पर डिपेंड नहीं करती कि कौन सी चीज़ मिला रहे हैं आप, उसका नेचर कैसा है, यूरिया मिला रहे हैं कि ग्लूकोज मिला रहे हैं कि क्या मिला रहे हैं, ना कितने पार्टिकल मिला रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमने सादा पानी में थोड़ा सा यूरिया मिला दिया, 1 मोल 2 मोल जितने मोल मिलाने थे यूरिया मिलाए। यूरिया क्या चीज़ है? ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका वेपर प्रेशर नहीं बनता। ठीक है, उसका अपना तो वेपर बनता नहीं, जब आप उसको पानी में मिलाएंगे तो पानी का जो वेपर प्रेशर बनता था उसको वो क्या करेगा? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से कि जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो उसके वेपर प्रेशर को ये क्या कर देगा? कम कर देगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का रिजल्ट क्या होता है? ओरिजिनल के वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देना, प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को कम कर देगा। कम हो गया? कम हो गया ना? कम हुआ? अच्छा, अब कम हुआ है तो जल्दी जमेगा, जल्दी आइस बनेगा कि देर में आइस बनेगा? सोचिए सोचिए, जल्दी जम जाएगा या देर में जमेगा? जल्दी जम जाएगा, आंसर है नहीं, देर में जमेगा। पहले 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता था, अब -5 डिग्री पर फ्रीज होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देने की वजह से। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी हम इसको नोट कर लेते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर होती है? तो आंसर है जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब किसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा? इसी में जो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट जब सॉलिड स्टेट में था तो उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा, अगर इसके वेपर प्रेशर के बराबर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया तो सॉल्यूशन फ्रीज हो जाएगा। नहीं समझे? ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? मैं अभी वाटर के लिए क्या बता रहा था, वाटर को आइस बनाइए, आइस का जो भी वेपर प्रेशर है 0.2, अगर ये लिक्विड स्टेट के वाटर का भी अगर प्रेशर कितना बना दें हम 0.2, तो इसके सॉलिड स्टेट के प्रेशर के बराबर हो गया। इसी का सॉलिड स्टेट है ना प्योर वाटर का, अगर इसी के वेपर प्रेशर के बराबर लिक्विड स्टेट का भी हो जाए वेपर प्रेशर तो ये जम जाएगा, ये वाला पानी जम जाएगा, आइस वाला। ठीक है, सॉरी लिक्विड वाला। ठीक है, अब इस लिक्विड की जगह, इस वाटर की जगह आप सॉल्यूशन सोचिए। दिस इज ए सॉल्यूशन विच इज ए मिक्सचर ऑफ द 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन। ये कब जमेगा? तो आंसर है इसका जो वेपर प्रेशर है उस वेपर प्रेशर को हम कम करते 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 किसके बराबर बना दें? इसमें जो प्योर है, प्योर वाटर, वो जब सॉलिड स्टेट में था और उस सॉलिड स्टेट में जितना वेपर प्रेशर था 0.2, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम करते 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 0.2 बना दें, जो कि प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर था, तो ये सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। समझ में आया? सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, solution freezes when its vapor pressure
इक्वल्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। ये देखिए, ये आपको समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, अपने प्योर सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया। तो इसका रिजल्ट तो हम पहले से जान रहे हैं कि जब भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम मिलाते हैं तो हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, हमेशा कम हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे कम होगा? हम बोलते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कब आता है, जब लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। ध्यान से समझिए, ये वाटर का ही लिक्विड स्टेट है और यही वाटर का ही सॉलिड स्टेट है, आइस वाला। दोनों के वेपर प्रेशर जब बराबर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लिक्विड जो था वो फ्रीज होना शुरू हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया पानी में, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अब ये कम हो गया वेपर प्रेशर, सॉलिड का मान लो या लिक्विड का मान लो, किसी के वेपर प्रेशर कम हुआ। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो इसमें गैप आ गया। ठीक है, गैप आया, आया ना। पहले 0 डिग्री पर ये ऐसे दोनों बराबर होते थे, 0 डिग्री पर। अब हमने इसमें सॉल्यूट मिलाया है, तो जैसे ही सॉल्यूट मिलाओगे लिक्विड वाले का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो गया। वेपर प्रेशर कम हुआ तो ये गैप आ गया ऐसे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब इसको ठंडा करना है, इसको ठंडा करना है। ठंडा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, 0 डिग्री पर ये यहाँ पर पहुँचा। अभी भी सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच में प्रेशर का गैप है। जब तक दोनों प्रेशर बराबर नहीं हो जाते फ्रीज होना शुरू नहीं होगा। 0 डिग्री पर अभी ये बराबर नहीं हुआ, समझ में आई बात। फिर हमने और ठंडा करना शुरू किया, -1 डिग्री, -2 डिग्री, -5 डिग्री। -5 डिग्री पे जाके लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बराबर हुआ, तब जाके ये जमा। समझ में आया? तो वेपर प्रेशर का गैप ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रही बात ये? ठीक है, ये होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। ठीक है, तो इसको अपन नोट कर लेते हैं। लिखिए, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट, इसके बाद इस चीज को हम एक छोटे से ग्राफ से समझेंगे तो हमको ज्यादा क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है, अभी तक का नॉलेज हमारा ये कहता है कि किसी लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर जब अपने ही सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर मिल जाता है। ठीक है ना। देखिए, तो हम यहाँ पर फिर से एक ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ किसके किसके बीच होगा, इधर हम ले लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है, और इस तरफ हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट में बनाया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, वैसा ही वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का एक ग्राफ यहाँ पर भी हम बनाते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने रूम टेम्परेचर से 25 डिग्री सेल्सियस से। ये 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ से बढ़ते 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 मान लीजिए यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस है। अभी मैंने बताया कि अगर वाटर लिक्विड स्टेट में हो तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी वेपर बनता है लिक्विड का, और अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसका वेपर कम बनता है, तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होता है। तो लिक्विड स्टेट के कंपैरिजन में सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर कैसा होता है, हमेशा कम होता है। ये याद रहेगा आपको। ठीक, अब देखिए ना, अब अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए सपोज दिस इज आवर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी लिक्विड स्टेट में होता है कि सॉलिड स्टेट में? लिक्विड स्टेट में ना, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर लिक्विड स्टेट में है तो इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा कि नहीं? रूम टेम्परेचर में हर एक चीज़ का वेपर बनता है रूम टेम्परेचर पे, तो लिक्विड का भी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना वेपर प्रेशर। ठीक, हमने माना कि इसका वेपर प्रेशर कुछ है, इतना है मान लो, यहाँ पर ये इतना है मान लीजिए, ये वाला। ठीक है, अब हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं देख रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं कि हमारा जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है वाटर, उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है, और उस कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से इतना है। अब ये जितना भी हो, ठीक है ना, 3 mmHg हो, 10 mmHg हो, प्योर का कुछ भी, मान लो 10 mm ऑफ Hg है ये 0, और 0 से दिस इज 10, ठीक है ना, यहाँ से,
और ये है रूम टेम्परेचर। तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। अभी ध्यान से देखेंगे फिर बनाएंगे, समझ में आया? तो रूम टेम्परेचर पर हमारा जो प्योर लिक्विड हम ले रहे हैं उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है, हमने माना इतना है, यहाँ पर जहाँ पर भी आता है ये, ठीक बात, समझ गए? ये है 25 डिग्री, मुझे इसे जमाना है, टेम्परेचर बढ़ाऊं कि टेम्परेचर घटाऊं? ये है 0 डिग्री, या 0 यहाँ पर नहीं कहीं पर आएगा, ये हम ग्राफ बना रहे हैं टेम्परेचर और वेपर का। ये है 25 डिग्री, इसको फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर मुझे कम करना है कि बढ़ाना है? कम करने के लिए इधर चलूँ कि इधर चलूँ? इधर चलूँ। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे वेपर प्रेशर का क्या होता है? कम होता जाएगा। तो अभी वेपर प्रेशर इतना है, टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होना शुरू होगा। ये मैंने प्योर लिक्विड लिया है, ठीक है? अब हम इसको कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, ठीक बात? अब देखिए ना, हमने टेम्परेचर कम करना शुरू किया तो वेपर प्रेशर भी कम होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, ऐसे, ठीक है? ये 25 डिग्री, फिर आए 20 डिग्री, फिर आए 15 डिग्री, फिर आए 10 डिग्री, फिर आए 5 डिग्री, फिर आ गए 0 डिग्री। कहाँ पर पहुँच गए? 0 डिग्री पर पहुँच गए। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ काम की चीज़ आप बनाएंगे, ये समझने के लिए। 0 डिग्री पर आ गए, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जब हम पहुँचते हैं तो हमारा जो लिक्विड था, लिक्विड सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा, यानी ये फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, इसका क्या मतलब है? ये जो लिक्विड का वेपर प्रेशर था वो कम होते 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 किसके वेपर प्रेशर के बराबर बन गया है? अपने ही सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर। तो यहीं पर सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर भी होगा। देखिए अभी प्रेशर कितना है, तो आंसर है, मैं इसको प्लॉट करूंगा तो इतना है, यहाँ से लेकर के यहाँ। पहले ये कितना था? 10 mmHg इसको हमने कम करना शुरू किया तो ये कम होते 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 0.4 हो गया। समझ में आई बात? 0.4 यानी उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। तो यहीं पर इसके सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर भी होगा, ठीक है? तो सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर मैं ऐसे बना देता हूं, इससे ये। अब इन दोनों के कर्व में, इन दोनों के स्लोप में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बनाना है। ये स्लोप मुझे और कम करना, ज़्यादा करना चाहिए। क्यों? देखिए ध्यान से समझिए, लिक्विड का वेपर ज़्यादा बनता है कि सॉलिड का वेपर? किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर ज़्यादा, सॉलिड का कम। तो अगर मैं टेम्परेचर कम करूँगा तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा और सॉलिड का वेपर प्रेशर भी कम होगा। टेम्परेचर कम करने से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा जल्दी कम होगा? लिक्विड का कि सॉलिड का? हाँ, सॉलिड में पहले से ही बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर है, लिक्विड में बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर है। अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर कुछ कम होगा, इसमें बहुत प्रेशर था। सॉलिड में बिल्कुल थोड़ा सा वेपर प्रेशर है, ना के बराबर, और टेम्परेचर कम किए तो प्रेशर और कम हो गया। तो किसका वेपर प्रेशर जल्दी डिक्रीज होता है? सॉलिड का। समझ में आई बात? तो अगर सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत कम है और लिक्विड का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो दोनों के वेपर प्रेशर के लिए क्या एक जैसा स्लोप होना चाहिए? नहीं। तो जिसका वेपर प्रेशर जल्दी गिरता है टेम्परेचर कम करने से, उसका स्लोप कैसा होगा? ज़्यादा होगा स्लोप मतलब ढलान ज़्यादा होगी तो जल्दी से नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो इसके स्लोप को मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ। स्लोप इंक्रीज करना समझ रहे हैं आप? तो इस स्लोप को मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये है हमारे लिक्विड का स्लोप और ये है हमारे सॉलिड का स्लोप, ठीक है? आप इसको चाहें तो और आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, ये फिर हम मिटा देंगे, ये ज़रूरत भर का हम बना रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए हमने टेम्परेचर कम किया तो ये सॉलिड स्टेट का है, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, ये इस टेम्परेचर पर है। टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिड का वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। कम होते होते सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होते यहाँ पर पहुँचा है। ये इसको आप ऐसे प्लॉट करिए, ये यहाँ से गिरते यहाँ तक पहुँचा है और लिक्विड का वेपर प्रेशर भी यहाँ से कम होते यहाँ पर पहुँचा है। जब दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो गया, तो जिस टेम्परेचर पर ऐसा हुआ है उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है ये प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट। दिस इज
प्योर लिक्विड जिसको हम सॉल्वेंट भी बोलेंगे, ये। और ये कौन सा फेज था, कौन सा था, सॉलिड। सॉल्वेंट का ही है ना, सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में, सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में। ये कुछ समझ में आया बात। जिस टेम्परेचर पर दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो गए, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहां पर जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का। तो इसको मैंने लिखा दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट, ए फ्रीजिंग टेम्परेचर। और प्योर का है इसलिए क्या लगा दें, नॉट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसका दूसरा पहलू देखिए। अब हमने प्योर सॉल्वेंट में क्या किया, यूरिया मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, इसका जो वेपर था, वेपर प्रेशर था, क्या होगा, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, ओरिजिनल का कम हो जाता है। तो अभी 25 डिग्री सेल्सियस पर इतना था इसका वेपर प्रेशर, जैसे ही मिलाए सॉल्यूट तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ आ गया तो इसको हमने ऐसे प्लॉट किया तो हम यहाँ पे पहुँचे। मान लो सपोज ये पहला नंबर था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट प्योर के लिए, और ये है दूसरा नंबर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। वेपर प्रेशर कम हो गया तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, आप टेम्परेचर कम करना शुरू करते हैं, ठंडा करना। ठंडा करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये पहुँचे 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री पर हमने देखा ये है सॉलिड का वेपर प्रेशर, यहाँ पर 0 डिग्री पर यहाँ पर वेपर प्रेशर होना चाहिए। यानी इसका वेपर प्रेशर कम होते होते जब इसके बराबर हो जाएगा, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब जाके फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर बराबर होने का क्या मतलब है, ग्राफिकली हमारे सॉल्यूशन के ग्राफ ने किसको काटना है, सॉलिड स्टेट के ग्राफ को काटना है। जहां पे काटेगा वहीं पे बराबर होगा। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम फिर फ्रीजिंग पॉइंट मानेंगे सॉल्यूशन का। ठीक है, अब चूंकि इसका प्रेशर कम हो गया है तो इसका ग्राफ फिर धीरे 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 नीचे उतरेगा वेपर प्रेशर का, टेम्परेचर कम करने से। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर हमने फिर से कम किया, वैसे ही ग्राफ उतारिए, यहां पर जाकर के इसने काटा। ठीक है, देखिए कम करते 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 ये पहुंचे 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर अभी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं हुआ है। और ठंडा किए और ठंडा किए, -5 डिग्री पर पहुंचे, तब इसका वेपर प्रेशर हमारे सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को काटता है। मतलब ये कॉमन पॉइंट मिलता है, बराबर होता है। इसका वेपर प्रेशर देखिए कम होते 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 यहाँ पहुंचा। तो अपनी रेड वाली लाइन के लिए, सॉल्यूशन के लिए अगर मैं प्लॉट करूं तो ये है वेपर प्रेशर, ये यहाँ से इतना। और सॉलिड के लिए अगर मैं प्लॉट करूं तो इसी पॉइंट पर सॉलिड वाले का भी कहाँ आया, यहीं आया। तो दोनों का वेपर प्रेशर कैसा हो गया, बराबर हो गया। ये समझ में आ रहा है ना, ये कम क्यों हो गया, सॉल्यूट मिलाने से कम हो गया। तो फिर टेम्परेचर कम करने से 0 डिग्री पर इन दोनों का प्रेशर बराबर नहीं हुआ, वेपर प्रेशर, और कम करना पड़ा, तब जाके इनका वेपर प्रेशर बराबर हुआ। समझ में आया। जिस टेम्परेचर पर ऐसा हुआ, जिस टेम्परेचर पर ऐसा हुआ उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, किसका फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, सॉल्यूशन का। दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सादा सिंपल लिख दें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा ग्राफ किसका है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का है। ठीक है ना, ऐसा हो गया, ऐसे समझ में आया। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाले में ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, इधर से ठंडा करते हुए। और बॉइलिंग पॉइंट वाले में कहाँ से स्टार्ट करना है, इधर 25 डिग्री लोगे, गर्म करना शुरू करोगे तो ग्राफ आपका ऐसे बढ़ेगा ऊपर। ठीक है, अंतर समझ में आ गया ग्राफ बनाने का। ये है हमारा ग्राफ। अब इसमें काम की चीजें अपन रखते, बाकी मिटा देते हैं। जी ठीक है, समझ आया भाई। ठीक है ना।
यहां पर मुझे बताइए फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर प्योर, ये क्या चीज था? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट का, ठीक है। TF क्या चीज है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब क्या आप बता सकते हैं कि TF नॉट बड़ा है कि TF बड़ा है? कौन बड़ा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बड़ा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बड़ा है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम हो गया है, फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चला गया है। ये 0 डिग्री है, ये -5 डिग्री सेल्सियस है, कम हो गया। तो कितने का चेंज आया टेम्परेचर में? कितने का चेंज आया? चेंज कितने का आया? ये 0 डिग्री, ये -5 डिग्री, चेंज कितना आया? ज्यादा माइनस कम करिए, 0 -5 कितना आया? +5 हो गया, यानी 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। उस चेंज को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे हम? तो आंसर है यहाँ। ये जो गैप हमको दिख रही है, ये दिस गैप रिप्रेजेंट्स चेंज इन टेम्परेचर। और कौन सा टेम्परेचर है ये? फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर इन दोनों टेम्परेचर के गैप से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका नाम हमने रखा डेल्टा F, TF। डेल्टा TF क्या चीज है? चेंज इन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? फ्रीजिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर। सो दिस इज चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। ये जो चेंज आया, ये चेंज बढ़ने वाला चेंज है कि घटने वाला चेंज है? घटने वाला, घटने वाला चेंज है, इसलिए क्या नाम रख दिया? डिप्रेशन। तो ये किस चीज का डिप्रेशन है? फ्रीजिंग पॉइंट का। तो इसका नाम भी क्या पड़ गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यहां तक समझ आया भाई आपको? दिस इज चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये है इसका ग्राफ, ठीक है। बना लेंगे ग्राफ आप, पक्का। चलिए अब हम आते हैं अपने कैलकुलेशन में। अब अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ? कैसे निकालते हैं अपन चेंज? ज्यादा माइनस कम। ज्यादा कौन सा टेम्परेचर है? TF नॉट। कम कौन सा है? TF। तो चेंज कैसे निकलेगा? हाँ, TF नॉट माइनस TF, ये बना हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट वाले में कौन बड़ा होता था? TF, TB। और छोटा कौन होता था? TB नॉट। ओरिजिनल छोटा होता था ना 100 डिग्री, और आगे जाके 105 डिग्री पे उबलता था, तो ओरिजिनल छोटा हो गया, 105 वाला बड़ा हो गया, तो वो आता था TB माइनस TB नॉट। अंतर समझ में आ रहा है? इसमें ये पहले आ रहा है नॉट वाला, और बॉइलिंग पॉइंट वाले में नॉट वाला बाद में आता है, ठीक है। तो यही कंफ्यूज करता है, तो आप दोनों का मीनिंग आप समझ के याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने असली टारगेट पर। हमने देखा कि जब प्योर पानी था तो वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता था। 0 डिग्री पे फ्रीज ना हो करके -5 डिग्री पे ये फ्रीज हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने क्या मिलाया? सॉल्यूट मिलाया। थोड़ा सा सॉल्यूट मिलाएंगे तो ये 5 डिग्री पीछे चला गया। ज़्यादा सॉल्यूट मिलाते तो 10 डिग्री पीछे चला जाता, फिर -10 डिग्री सेल्सियस पे जाके फ्रीज होता। और ज़्यादा सॉल्यूट मिला देते तो -15 डिग्री पे जाके फ्रीज होता, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता चला जाता, डिप्रेशन ज़्यादा आ जाता। समझ में आ रही बात? तो ये जो चेंज आ रहा है, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से आ रहा है, नॉन वॉलेटाइल। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होंगे तो डिप्रेशन भी कैसा होगा? ज़्यादा, यानी टेम्परेचर और पीछे चला जाएगा फ्रीज करने वाला। समझ में आ रही बात? 1 मोल हमने डाला यूरिया तो -5 डिग्री पीछे गया, डिप्रेशन कितने का आया? 5 डिग्री का। चेंज कितने का आया? 5 डिग्री का। अगर 2 मोल यूरिया डालते तो 10 डिग्री पीछे चला जाता, तो डिप्रेशन कितना हो जाता? 10 डिग्री का। भाई -10 डिग्री पे सॉल्यूशन फ्रीज होता। 3 मोल यूरिया डाल देते तो -15 डिग्री चला जाता, तो 15 डिग्री का चेंज आता डिप्रेशन में, ठीक है ना। और सॉल्यूशन कब फ्रीज होता? -15 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता, ठीक है। तो ये जो डिप्रेशन का गैप है कि 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, ये चेंज का जो गैप है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो गैप है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पर, इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है,
समझ में आ रही बात? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है, और हमको कौन सा कंसंट्रेशन टर्म चुनना है। यहाँ क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने से हमारे कंसंट्रेशन का टर्म चेंज नहीं होना चाहिए, तो कौन सा कंसंट्रेशन है ऐसा? मोलैलिटी। नंबर बताने के लिए मोलैलिटी, इसलिए हम मोलैलिटी यहाँ भी यूज करेंगे। सो ये जो चेंज होने का सिलसिला है, डिप्रेशन है, ये किस पर डिपेंड करता है? मोलैलिटी पर। अगर मोलैलिटी ज़्यादा हो गई, यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया सॉल्यूट का, तो डिप्रेशन भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? सो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि डिप्रेशन जो आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, वो किसके प्रोपोर्शनेट है? मोलैलिटी के। मोलैलिटी, ठीक है ना। फिर जब आप इसको हटाएंगे तो हमको पता है कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आ जाता है। अब वही के हमने हेनरी में यूज़ किया, वही के हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में यूज़ किया, वही के हम फ्रीजिंग पॉइंट में यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक को अलग अलग दिखाने के लिए नीचे कुछ कुछ लगा देते हैं सब्सक्रिप्ट में। हेनरी में हमने H लगाया, बॉइलिंग पॉइंट के लिए B लगाया, तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए F लगाएंगे। तो ये बन गया हमारा KF। क्या बना? KF। सो दिस इज ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कैसे आता है वो भी अपन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रॉल्स लॉ से बनता है ये, क्योंकि चेंज इन प्रेशर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। आप कर चुके हैं पहले, उसी से ये डेरिवेशन आता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए, ये हमारा मेन फार्मूला बना, और यही फार्मूला आपको याद रखना है, यही याद रखना है। दोनों का फार्मूला एक जैसे है। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट KB इंटू M मोलैलिटी, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट KF इंटू M मोलैलिटी, एक जैसा फार्मूला। यहाँ पर KF क्या चीज है? आंसर है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का हमने नाम रखा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या नाम है? KB का क्या नाम था? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। उसका ओरिजिनल नाम क्या था? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसका भी एक स्टैंडर्ड नाम है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्रायोस्कोपिक। इब्यूलियोस्कोपिक में मैंने ओ छोड़ दिया था शायद, बाद में मैंने लेक्चर देखा था। इब्यूलियो मिला लीजिएगा, ये ओ छूट गया था। इब्यूलियोस्कोपिक, ठीक है, लगा लीजिएगा। LLIO, इब्यूलियो, ठीक है ना। हो गया भाई यहाँ तक, ठीक है। चलिए, वो तो स्पेलिंग की बात है, माइंड नहीं करिएगा। ये हो गया, दिस इज ए कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट फिर से नया टर्म आया है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हमने मोलैलिटी को 1 बना दिया, तो फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? जितना फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आने वाला है। समझ में आया? ठीक है, तो इसको आप डिफाइन करेंगे। इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर KF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा TF हो जाएगा ना। उस समय जितना चेंज आ रहा है आपके फ्रीजिंग पॉइंट में, वही चेंज क्या कहलाएगा? उस सॉल्यूशन के KF की वैल्यू कहलाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, डिफाइन कर लीजिए, लिखिएगा। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट लिखिए, मैं बोलता हूँ, जगह नहीं है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट may be defined as मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, सॉरी डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, that is cryoscopic constant. Molar depression constant may be defined as the depression in freezing point. May be defined as the depression in freezing point. Depression in freezing point ही क्या चीज है? Molar depression constant. लेकिन कब? When 1 mole of non-volatile solute, यानी मोलैलिटी 1 बनाना है ना। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। When 1 mole of non-volatile solute dissolve in 1 kg of solvent. When 1 mole of non-volatile solute dissolve in 1 kg of volatile solvent या solvent तो volatile ही है। ठीक है, ये डिफाइन हो गया। यहाँ तक बात समझ में आया आपको?
ठीक है, चलिए अगली चीज़ अपन देखते हैं। ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी हम पहले से जानते हैं क्या चीज़ है। मोलैलिटी क्या होता है भाई? मोलैलिटी M इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो? मास अपॉन मोलर मास। सो दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर इन केस अगर ये kg नहीं है, ग्राम में है, तो आप क्या करोगे? 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर, ठीक है। अगर ये ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई करके इसको kg बना लोगे। समझ में आ रही बात ना? हालांकि उसकी जरूरत नहीं। तो मोलैलिटी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर इज इक्वल टू kf इंटू मोलैलिटी की वैल्यू हो गई WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू WA, ठीक है। ये बना हमारा एक्सप्रेशन। अब इसमें देखिए कितनी अननोन क्वांटिटी हो गई? 1, ये तो नोन रहेगा, किसी सॉल्यूशन के लिए दिया रहता है ज़्यादातर। 2, 3, 4, 4 क्वांटिटी है। 4 में से 3 बता के कोई भी पूछ लिया जाएगा। ज़्यादातर मोलर मास पूछा जाता है आपसे। टेम्परेचर बता देते हैं, मोलर मास पूछा जाता है सॉल्यूट का। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कितना होगा, ये क्वेश्चन रहता है। कभी कभी वेट भी पूछा जाता है। ये और ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये पूछेगा तो क्या करेंगे? इसको इधर घुमा लेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया? चलिए यूनिट बताइए। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? कैसे बनेगा? मोलैलिटी इसके नीचे ले जाते हैं। सो दिस इज चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट क्या आएगी? केल्विन। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी। मोल पर केजी, तो केजी ऊपर चला गया, केल्विन केजी पर मोल। और दोनों की यूनिट एक जैसी है। दोनों की यूनिट आप चाहें तो केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, ठीक है ना। आप चाहें तो मोल पर केजी लिखने के बजाय क्या लिख दें? मोलल। तो ये ऐसे भी बन सकता था, केल्विन की जगह आ गया डिग्री सेल्सियस, और मोलैरिटी के लिए क्या आ गया? पर मोलल। पर मोलल, पर मोलल। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। बात समझिएगा इसका, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, ये नोट करेंगे। हाँ देखिए, हमने दोनों तरह के डेरिवेशन कर लिए। एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बना लिया, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बना लिया, और हमको 2 तरह के कांस्टेंट मिले। एक कांस्टेंट मिला हमको, कांस्टेंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट्स, पहला कांस्टेंट था हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसको अपन किससे दिखाते हैं? Kb से, ठीक है। दूसरा कांस्टेंट है हमारा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसका नाम हमने क्या रखा है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं Kf से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा? अच्छा, अब आपको याद ये रखना है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए Kf की वैल्यू Kb की वैल्यू से हमेशा बड़ी होती है। Kf इज ऑलवेज ग्रेटर देन Kb। ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए, सॉल्वेंट हो, सॉल्यूशन हो, किसी भी लिक्विड के लिए, लिक्विड बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी भी लिक्विड की Kf की वैल्यू हमेशा Kb की वैल्यू से बड़ी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मैं आपको बताता हूँ वाटर के लिए, आप याद रखेंगे। वाटर के लिए Kf और वाटर के लिए Kb, ठीक है। Kf की वैल्यू होती है वाटर के लिए, दिस इज 1.86,
और केबी की वैल्यू होती है 0.52। यूनिट आप जानते हैं केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना। ये फिगर आपको याद रखने हैं पानी के लिए, क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर के लिए कम से कम आप याद रखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बेंजीन का भी याद कर लीजिए, यूरिया का भी याद कर लीजिए, ठीक है। 3 आपको याद करने हैं, एक वाटर का, एक बेंजीन का और एक यूरिया का। बेंजीन का इसका होता है 5.12 अप्रॉक्स, ठीक है, और KF भी ऐसे कुछ होता है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप अपनी बुक से देख के, बुक में बना हुआ है पूरा चार्ट दिया हुआ है, तो बुक से देख के आप बेंजीन का, यूरिया का और एक आध एल्कोहल का देख लीजिएगा, 3-4 याद कर लीजिए, लेकिन ये तो कंपलसरली याद कर लीजिए। कभी कभार क्वेश्चन आता है और सिर्फ वो वाटर लिखते हैं, उसके KB और KF की वैल्यू नहीं देते, तो आप अपने नॉलेज से यहाँ से निकाल के लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ वाटर का, आप इसको हर लिक्विड के लिए लगा के देखिए। यहाँ पर KF की वैल्यू कितनी 1.86, KB की वैल्यू कितनी है, बड़ा KF KB से बड़ा है, क्यों बड़ा होता है, ठीक है। तो वो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि, इससे पहले एक चीज़ और थोड़ा समझिए, फिर वो समझ में आएगा क्यों बड़ा होता है। मान लीजिए किसी जगह पर KB और KF नहीं दिया हुआ है और हमको उसको कैलकुलेट करके लाना है कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी। ज़्यादातर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के लिए है, बोर्ड में तो नहीं आता, बहुत रेयरली कभी आ गया तो आ गया, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव में तो आपको ये निकालना आना चाहिए ना, ये कैसे निकलता है। तो ये दोनों जो क्वांटिटी हैं, दोनों कांस्टेंट जो हैं, वो नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करते हैं, उसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करते हैं। हम देखिए क्या पढ़ रहे हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। लेकिन उस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो कांस्टेंट आ रहा है KB और KF, ये कांस्टेंट टर्म नंबर पर डिपेंड नहीं करता, ये नेचर पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। समझ में आई बात। ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसका कांस्टेंट है। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये नेचर पर भी डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं एक नोट मार देता हूँ छोटा सा, both constant depends upon nature of liquid and concentration, ठीक है। KB और KF दोनों नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करते हैं कि यूरिया डाला है कि ग्लूकोज डाला है। अलग अलग डालेगा तो अलग अलग के लिए इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे वाटर के लिए ये वैल्यू हो गई, ग्लूकोज के लिए अलग वैल्यू होगी, बेंजीन के लिए अलग वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ये नेचर पर डिपेंड करते हैं। यूरिया डालेंगे तो उसका वैल्यू अलग, ग्लूकोज डालेंगे वैल्यू अलग, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग इनकी वैल्यू। कंसंट्रेशन कम डाले हो तो वैल्यू कम, ज़्यादा डाल दोगे तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इनकी वैल्यू बढ़ती घटती रहती है कंसंट्रेशन के हिसाब से। ये चीज़ समझ में आया? ठीक। 1 मोल डाले हो तो अलग वैल्यू, 10 मोल डाले हो तो इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है फिर। ठीक बात? ठीक। अच्छा, अब ये निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए एक फार्मूला आप क्लास 11th में पढ़ते हो, वो फार्मूला यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। पहला KF निकालने के लिए, ठीक है, ये निकलता है ऐसे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीजिंग पॉइंट का है तो ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड जिसका निकाल रहे हैं इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लेते हैं हाँ 1000 मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ ये 1000 कहाँ से आ रहा है वो भी बताता हूँ, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैसे निकलता है? ये निकलता है एंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाय मोलर मास। एंथैल्पी चेंज मोलर मास, ये पढ़ा है आपने 11वीं में। लेटेंट हीट किसको बोलते हैं? जो छुपी हुई एनर्जी होती है, छुपी हुई हीट होती है, उसको बोलते हैं। छुपी हुई हीट मतलब मेरे पास पानी है, अभी तो ये कोई एनर्जी दे नहीं रहा, जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से एनर्जी निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, या एनर्जी आ जाएगी। ठंडा करेंगे तो एनर्जी बाहर निकल जाएगी। जो एनर्जी बाहर निकलती है वो छुपी हुई थी, तो उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आया? आया ना? बोलिए बोलिए, आया?
ठीक है। अच्छा, लेटेंट हीट निकालने का तरीका है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसको बोलते हैं, और इसको हम निकालते हैं, दिस इज मोलल एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन तो आप पढ़े हैं ना, पढ़े हैं ना। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एक मोल किसी भी सब्सटेंस को गर्म करिए, उबालिए, बॉईल करिए, जब वो वेपर बन जाएगा, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का जब वेपर बनता है उसमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो एनर्जी क्या कहलाती है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। याद आया? एक मोल किसी भी सब्सटेंस को वेपर बनाना है, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और लेटेंट हीट निकलता है अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलर मास ऑफ क्या भाई? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक बात, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब ये मास, मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। उस ग्राम को अगर हम केजी बनाएं, ग्राम पर मोल लिखने के बजाय केजी पर मोल लिखें तो क्या लगाना पड़ेगा? 1000। तो ये 1000 वहीं से आया। हमने इसको ग्राम पर मोल में नहीं लिखा, किस में लिखना है इसको? केजी पर मोल बनाएंगे तो 1000 लगा देंगे। 1000 जैसे नीचे मोलर मास आया तो ऊपर 1000 लग जाएगा, और नीचे 1000 आया तो मोलर मास ऊपर हो जाएगा। भाई लेटेंट हीट की वैल्यू पुट करके देखिए, देखिए दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये है TF, आगे लिख देता हूं। लेटेंट हीट की जगह क्या लिखेंगे आप? दिस इज एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऊपर चला गया। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में? केजी में। ग्राम में होता है, ग्राम पर मोल। उसको केजी बनाने के लिए हमने क्या किया? 1000 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? देखिए, ग्राम को केजी बनाने के लिए क्या करते हैं? 10⁻³ केजी लिख देते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। तो ग्राम की जगह 10⁻³ लिखे यहाँ, 10⁻³ वो नीचे जाके क्या बन गया? 10⁻+3, तो ये नीचे आ गया। ठीक है, इनटू ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर, ये बना। ठीक है, ये समझ में आया? इसी तरह से हम KB की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज R TB0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कैसे निकलेगा? ऐसे ही निकलता है। दिस इज R मोलर मास इनटू, इसका पूरा डेरिवेशन क्लास 11th में मौजूद है, अब मैं वो नहीं कराना चाहता। दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पढ़ा था आपने ना? ठीक है, एक मोल किसी भी सॉलिड को पिघलाइए, मेल्ट करवाइए, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी हीट देनी पड़ेगी, वो क्या कहलाएगी? मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। फ्यूज करने में जितनी हीट लगेगी वो एनर्जी होती है, छुपी हुई एनर्जी। ठीक है ना? ये हो गया, ये इसकी जगह पर आया। यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या चीज़ है? मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये केजी में होना चाहिए ना, केजी पर मोल, ग्राम नहीं लेना ना। केजी बनाने के लिए 1000 लगाएं। बात समझ में आ गई? ये समझ में आया? हाँ, अब देखिए, आप थोड़ा सा अपना बुद्धि इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास ये दो तरह की एंथैल्पी है, एक है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और एक है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कौन सी एंथैल्पी ज़्यादा होती है? कौन सी हीट ज़्यादा होती है? फ्यूज़ करने वाली हीट ज़्यादा होगी कि वेपर बनाने वाली हीट ज़्यादा होगी? फ्यूज़ वाली कि वेपर वाली? देखिए, वेपर कब बनता है, फ्यूज़ कब होता है? आइस है, आइस को गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, 0 डिग्री पे पहुँचे, फ्यूज़ हुआ। गर्म -5 डिग्री पे आइस था, हीट देते जा रहे हैं, ये देते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पहुँचे तो फ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी मेल्ट हुआ। तो जो एनर्जी यहाँ दे रहे हैं हम इसको, वो एनर्जी क्या कहलाएगी? हीट ऑफ फ्यूज़न। दिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, और एनर्जी दिए, तब ये बढ़ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस जब एनर्जी देंगे, जब ये यहाँ पहुँचेगा 100 डिग्री पर, तब ये बॉयल होना शुरू होगा और इसका वेपर बनेगा, तो यहाँ वेपोराइजेशन होता है। तो कौन सी हीट ज़्यादा हुई? फ्यूज़ करने वाली हीट कि वेपर बनाने वाली हीट? तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हमेशा फ्यूज़न से कैसा होगा? बड़ा होगा। बड़ा हुआ। अब यहाँ आइए, यहाँ आइए, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बड़ा है तो KF कैसा होगा?
ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो इन दोनों का क्या रिलेशन हुआ? अगर वेपोराइजेशन की इंथैल्पी बहुत बड़ी है तो Kf की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत छोटी। और फ्यूज़न की वैल्यू छोटी होती है तो Kb की वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी। अगर इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो इससे ये कैसा होगा? छोटा। नहीं समझे? ये बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा। अब इससे ये बड़ा है तो इससे ये छोटा हो जाएगा। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बोलिए। नहीं आ रहा समझ में? घर जाकर सोचिएगा, ठीक है? इसलिए Kf की वैल्यू छोटी होती है Kb से। ये Kf की वैल्यू, ओ मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ Kb लिख दूँ, है ना? ना ना उल्टा लिख दिया क्या? ओ सॉरी, दिस इज फ्यूजन। फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पर आता है? ये मैंने उल्टा लिख दिया। फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पर आता है? जब क्या होता है? कोई भी चीज़ फ्यूज होती है या मेल्ट होती है ना? तो ये होना चाहिए यहाँ पर, ये उल्टा लिखा गया। यहाँ क्या होना चाहिए? दिस इज फ्यूजन। ठीक है, सुधार लीजिएगा, दिस इज फ्यूजन। और ये क्या होना चाहिए भाई? बॉयल कहाँ होता है? जब वेपर बनता है। ठीक है, बॉयल कब होता है? जब वेपर बनता है। याद रहेगा आपको कि नहीं रहेगा? ठीक है, ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिए। दिस इज फ्यूजन एंड दिस इज, इसको याद रखने का तरीका ये है, ये बॉयल है। बॉयल कब होता है? जब वेपर बनता है। वेपोराइजेशन होगा तो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो बॉइलिंग में क्या आता है? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा, वेपोराइजेशन। और यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ क्या होगा? फ्यूजन। दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे भाई? हमने देखा कि वेपर वाली क्या होती है? हमेशा फ्यूजन से वेपर की एनर्जी बड़ी होती है। अगर ये बड़ी होगी तो ये क्या हो जाएगा? छोटा। और ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा। अब आ गया, सेट हो गया। ये बड़ा तो ये बड़ा। ठीक है, ठीक है ना? अब सेट है? नहीं आया समझ में? इसीलिए Kf की वैल्यू हमेशा Kb से क्या होगी? बड़ी होगी। ये आप याद रखेंगे। और इनका रिलेशन भी याद रखिएगा। फ्रीज कहाँ होता है? उसी टेम्परेचर को हम मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, एक ही चीज़ है ना? तो फ्रीजिंग पॉइंट में कौन सी इंथैल्पी आएगी? जहाँ पर सॉलिड फ्यूज होकर लिक्विड बनता है या लिक्विड जम के फ्रीज होकर सॉलिड बनता है, एक ही चीज़, ये वही इंथैल्पी है। ठीक है, बॉयल कब होता है? जब वेपोराइजेशन होता है, तो इसमें वेपोराइजेशन की इंथैल्पी आएगी। ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये इनको निकालने का तरीका हो गया। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं उसका नामकरण आप कर लीजिए। ठीक है, जैसे R को लिख लीजिए। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी कौन सी लगी है? TF0, ये तो आप पहचानते हैं, और TB0, ये भी आप पहचानते हैं। ये क्या चीज़ है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना? अगली क्वांटिटी क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह से डेल्टा एच वी, ये क्या चीज़ है? मोलल एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन and delta HF is
मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कोई चीज छूट गई क्या? m इज मोलर मास, ma इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? kg पर मोल में। याद रखेंगे kg पर मोल में, इसीलिए ग्राम को kg बनाए तो 1000 आ गया, अदरवाइज ये 1000 लिखने की जरूरत नहीं है ना। ठीक बात। ये दो तरह के कांस्टेंट हो गए। दोनों कांस्टेंट कैसे निकलते हैं ये उनका तरीका हो गया। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314, है ना, जूल पर केल्विन पर मोल, उसकी यूनिट। ठीक है ना, अलग अलग यूनिट, जब जहाँ जैसी जरूरत वो वैल्यू हम पुट कर लेंगे। ठीक है, हो गया भाई? यहाँ तक समझ में आया आपको या नहीं आया? आ गया ना? ठीक, ये नोट कर लें।